लाइट परफॉर्मेंस प्रैक्टिसेस। ठीक है, आज हम लोग ये पढ़ रहे हैं। इसमें जो है हम लोग परफॉर्मेंस बेस्ड रिवॉर्ड्स को देखेंगे कि परफॉर्मेंस बेस्ड रिवॉर्ड्स जो है वो किस तरीके से दिए जाते हैं। ठीक है, अप्लाइंग परफॉर्मेंस प्रैक्टिसेस थ्रू द एक्सीलेंस philosophy. The Mercedes-Benz embraces effective and efficient job design model and empowers staff through creativity and entrepreneurship. The company provides workers with authority to make decisions and encourage self-managed teams. अब एग्जाम्पल दी गई है सबसे पहले आप लोगों को कि जब भी परफॉर्मेंस की बेस पर जो है वो रिवॉर्ड्स दिए जाते हैं या फिर उनको एम्प्लॉय को मोटिवेट करने के लिए कोई भी एक टेक्निक कोई ऐसी प्रैक्टिस यूज कर ली जाती है जिससे एम्प्लॉयज मोटिवेट हो। तो मर्सिडीज बेंज जो है वो उन्होंने अपने इफेक्टिव मॉडल्स इफेक्टिव डिजाइन तो दिए हैं अपनी कार्स के। ठीक है, लेकिन क्या हुआ है कि उन्होंने अपने जो एम्प्लॉयज हैं उनको मोटिवेट करने के लिए, जो उनके एंटरप्रेन्योर हैं, जो उनको मोर क्रिएटिव और मोटिवेट करने के लिए उनको डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व किया है। ठीक है, अथॉरिटी दी है उन्हें ताकि वो जो है अपनी टीम को पहले सेल्फ मैनेजमेंट कर सके डिसीजन मेकिंग के अंदर आप। ठीक है, फिर जो मैनेज कर सके। ठीक है, जब भी किसी बंदे को डिसीजन मेकिंग के अंदर पार्ट बना लिया जाता है तो वो जो है अपने आप को पावर फील कर रहा हो। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है वो उसका वही चीज जो है ना उसकी मोटिवेशन का बायस बन जाती है कि उन्होंने मुझे डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व किया है। इसका मतलब ये है कि वो उसको उस काबिल समझती हैं, उसकी एबिलिटीज को उसके काबिल समझती हैं कि वो डिसीजन ले सकता है। ठीक है, हमारी कंपनीज के मेन डिसीजन में भी डिसीजन ले सकता है या डिफरेंट प्रैक्टिस में डिसीजन ले सकता है। ठीक है, ये एक एग्जाम्पल दी गई है एम्प्लॉय को मोटिवेट करने के लिए ताकि उसकी परफॉर्मेंस जो है वो इंक्रीज हो, वो मोर क्रिएटिव अपने वर्क। अच्छा, जब परफॉर्मेंस बेस्ड रिवॉर्ड्स की बात आती है तो सबसे पहले फाइनेंशियल रिवॉर्ड प्रैक्टिसेस जो है ना वो फॉलो की जाती है कि कैश के तौर पे अमाउंट के तौर पर जो है वो किसी को रिवॉर्ड किया जाए। ठीक है, उनकी पे के अंदर इंक्रीमेंट लगाया जाए या डिफरेंट जो भी तरीके कार होता है बोनसेस दिए जाए। ठीक है, फाइनेंशियल रिवॉर्ड प्रैक्टिसेस फंडामेंटल पार्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप। ठीक है, फंडामेंटल पार्ट है, इट्स द फंडामेंटल पार्ट कि जब भी कंपनी को कोई सक्सेस हासिल होती है या उसके प्रोडक्शन लेवल इंक्रीज होता है, कोई फायदा होता है, तो वहां पर फाइनेंशियल रिवॉर्ड एम्प्लॉय दिए जाते हैं। ठीक है, ये उनको एक्सपेक्ट भी कर रहे होते हैं, मोटिवेट करने के लिए। हैज मल्टीपल मीनिंग्स, symbol of success, reinforcer and motivator, reflection and performance can reduce anxiety। ठीक है, पे जो है उसके मल्टीपल मीनिंग्स होते हैं। एज अ पे है, पे के अलावा, ठीक है, पे के अलावा जो पे के अंदर इंक्रीमेंट्स होते हैं तो वो क्या होता है, सिंबल ऑफ सक्सेस के मीन्स के प्रमोशंस हो गई हैं तो उनकी जो है ना पे में इजाफा हो गया है। ठीक है, तो यही चीज उनको मोर मोटिवेट करती है कि उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस बेटर जो है वो मजीद बेटर परफॉर्म करना है ताकि जो है उनको मजीद सक्सेस मिले और इंक्रीमेंट्स लगे। ठीक है, फिर रिड्यूस एंजाइटी, जो एक स्ट्रेस लेवल होता है वर्क के दौरान। ठीक है, कि बहुत ज्यादा वर्क बर्डन है बट स्ट्रेस लेवल है वो यहाँ पर एंजाइटी को रिड्यूस करती है जब आपको इंक्रीमेंट्स लगता है या आपको कैश रिवॉर्ड्स किए जाते हैं। मैन वैल्यू मनी मोर देन वुमेन डू। ठीक है, जो मैन होते हैं वो मनी को ज्यादा प्रेफर करते हैं एज कम्पेयर टू वुमेन। ठीक है, तो इसलिए जो है उनको अगर कैश रिवॉर्ड्स या कैश फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स ही प्रोवाइड किए जाएं तो वो उनकी मोटिवेशन के लिए ज्यादा बेटर होते हैं। ठीक है, कल्चरल वैल्यूज इन्फ्लुएंस द मीनिंग्स एंड द वैल्यू ऑफ मनी। कल्चरल डिफरेंसेस की बेस पर भी जो है ना, मतलब कल्चर वाइज भी जो है अगर देखा जाए तो हर जगह पर हर एरिया में ग्लोबलाइज वे में अगर देखा जाए तो हर कोई वैल्यू करता है मनी। ठीक है, हर कोई वैल्यू करता है अगर उसकी पे के अंदर इंक्रीमेंट लगता है या फाइनेंशियल रिवॉर्ड उसको कोई दिया जाता है। फिर
different types of rewards and types of rewards we work. Membership and seniority based rewards, top status, competency टाइप्स हैं जो दिए जाते हैं। ठीक है, अब क्या होता है सीनियोरिटी बेस, कि आपको एक इदारे के अंदर बहुत ज्यादा टाइम हो गया है, 10 years हो गए, 6 years हो गए हैं, तो वहां पर आपको सीनियोरिटी बेस्ड रिवॉर्ड्स जो है वो दी जाती है, कि आपके पे के अंदर इंक्रीमेंट अनाउंस कर दिए जाते हैं कि आपको ये जो है ना इंक्रीमेंट मिलेगा, इस लेवल तक जो है ना इंक्रीमेंट मिलेगा, इनको इतना टाइम हो चुका है। ये सारी जो है ना सिक्योरिटी बेस्ड रिवॉर्ड्स में आते हैं। इसमें आपको आपकी फिक्स्ड पे के अलावा जो है वो डिफरेंट बेनिफिट्स जो है, जैसा कि ऑफ टाइम पे भी हो जाता है या फिर एक्स्ट्रा कोई अलाउंस जो है वो ऐड कर दिया जाता है इसमें। ठीक है, सम बेनिफिट्स इंक्रीज विद सीनियोरिटी। इसके कुछ एडवांटेजेस भी हैं और डिसएडवांटेजेस भी हैं। अट्रैक्ट जॉब एप्लीकेंट्स और रिड्यूस टर्नओवर। अब जब भी आपको सीनियोरिटी बेस्ड रिवॉर्ड दिया जाता है तो इट्स मीन कि आप उस एम्प्लॉय को मोर लॉयल टू द ऑर्गेनाइजेशन बना रहे हैं। ठीक है, वो जो है वो मजीद एप्लीकेंट्स को भी जो है वो अट्रैक्ट करता है। किस तरह वो जब मतलब सीनियोरिटी बेस्ड रिवॉर्ड्स दिए जाते हैं तो उस ऑर्गेनाइजेशन की इट्स मीन के वो एम्प्लॉयज जो है वहां पर लॉयल हैं, तो वो इतने अरसे से जो है वहाँ उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वर्क कर रहे हैं। ठीक है, 6 years 10 years। ठीक है, इट्स मीन कि ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एम्प्लॉयज की नीड्स को फुलफिल करती है। ठीक है, तो ही जो है ना वो लॉयल है। और जब उनको उस बेस पर रिवॉर्ड्स भी दिए जाते हैं, ठीक है, कोई मेंबरशिप दे दी जाती है, कोई अवार्ड दिए, कैश अवार्ड दे दिया जाता है, कुछ इंक्रीमेंट दे दिया जाता है, तो उसकी बेस पर भी जो है ना उस ऑर्गेनाइजेशन का पॉजिटिव इमेज जो है वो मोर एप्लीकेंट्स ये जो मतलब आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन है उनको अट्रैक्ट कर रहे हो कि यहाँ पर जो है ना इतना अच्छा माहौल है कि लोग 10-10 साल तक भी जॉब करने के लिए तैयार हो जाते हैं। ठीक है, ये एक पॉजिटिव इमेज उनके माइंड में आ रहा है। फिर रिड्यूस टर्नओवर, फिर वही लोग जो हैं जिनको सीनियोरिटी बेस पे जिनको 3 से 4 साल हो गए जहाँ पे वर्क करते हुए, उन लोग को इंक्रीमेंट्स मिल रहे होते हैं ईयरली बेसिस पर भी, तो वहां पर भी क्या होता है कि फिर वो उस जॉब को नहीं मतलब छोड़ के जाते। ठीक है, वहीं पे मुसलसल काम करते ही रहते। ये भी एक पॉजिटिव जो है ना इसका एडवांटेज है। ठीक है, अच्छा डिसएडवांटेज, डू नॉट मोटिवेट हाई परफॉर्मेंस। अब अब क्या होता है, ये इस जरूरी नहीं कि वो एम्प्लॉयज को तो लॉयल बना लेगी, लेकिन ये जरूरी नहीं कि वो हाई परफॉर्मेंस भी देंगे। ठीक है, हाई परफॉर्मेंस के लिए हमेशा न्यू टैलेंट, न्यू स्किल्स, न्यू एबिलिटीज की जरूरत होती है। ठीक है, जो लोग ओल्ड वेज में यूज वर्क कर रहे हैं वो उसी के आदी होते हैं, और वही लोग जो हैं वो तकरीबन ज्यादा वक्त तक ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करते रहते हैं अपने ही तरीकों पर। ठीक है, लेकिन क्या होता है कि उनकी परफॉर्मेंस जो अगर आपने बहुत हाई लेवल पे या मार्केट लेवल को मीट करने के लिए जो परफॉर्मेंस आपको जरूरत होती है, तो उसके लिए आपको एनर्जेटिक पर्सन चाहिए होते हैं, फ्रेश लोग चाहिए होते हैं। ठीक है, तो वो यहाँ पर ये डिसएडवांटेज आता है कि वो उस लेवल तक मोटिवेट नहीं हो पाते। फिर डिस्करेज पुअर परफॉर्मेंस फ्रॉम लीडिंग। अब अगर परफॉर्मेंस की बेस पे सीनियोरिटी बेस पर किसी को रिवॉर्ड दिया जा रहा है, तो यहाँ पर ये उन लोगों को डिस्करेज भी कर रहे होते हैं जिनकी परफॉर्मेंस इतनी ज्यादा बेटर नहीं होती। ठीक है, वो काफी अरसे से जो है वो सेम लेवल पर ही वर्क वर्क कर रहे होते हैं, बल्कि हाँ वो उसको लीव कर देते हैं, ऑर्गेनाइजेशन को टाइम टू टाइम उधर से लीव करते रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर वो उनके लिए डिस्करेजमेंट भी होती है। अच्छा, सेकंड हमारी टाइप थी जॉब स्टेटस। ठीक है, जॉब स्टेटस बेस्ड रिवॉर्ड, इसके अंदर ये होता है कि प्रमोशन बेस्ड रिवॉर्ड्स आ जाते हैं, यहाँ पे आपका स्टेटस इंक्रीज कर दिया जाता है। फॉर एग्जांपल अगर आप ये देखें कि यहाँ पर जिसमें हमारी गवर्नमेंट गवर्नमेंट लेवल पर जो स्टेटस आपके बढ़ रहे मतलब स्केल्स बढ़ रहे होते हैं। ठीक है, कि आपको जूनियर से सीनियर का जो है वो लेवल दे दिया जाता है, तो यहाँ पे आपका स्टेटस लेवल जो है वो चेंज हो रहा है, जिसकी वजह से आपको
प्रमोशन मिल रही हो, ठीक है, क्योंकि परफॉर्मेंस बेस्ड रिवॉर्ड होता है, इसकी वजह से आपको थोड़ा बहुत इंक्रीमेंट मिल रहा होता है पे के अंदर, ठीक है। अब इसके कुछ एडवांटेजेस हैं, अब कुछ डिसएडवांटेज। एडवांटेजेस, जॉब इवैल्यूएशन, प्राइस टू मेंटेन फेयरनेस, पे इक्विटी। अच्छा, अब क्या होता है, उनकी फेयरनेस को मेंटेन करने के लिए उनकी परफॉर्मेंस को देखते हुए जितनी इंक्रीमेंट उनकी पे में जरूरी होती है, मतलब एज अकॉर्डिंग टू द परफॉर्मेंस, तो वो वहां पर जो है वो आफ्टर जॉब एवेल्युएशन इंक्रीज कर दी जाती है उनको मोटिवेट करने के लिए। फिर मोटिवेट कंपटीशन फॉर प्रमोशन। अब क्या होता है, जब किसी भी एम्प्लॉय को ये रिवॉर्ड दिया जाता है, जॉब स्टेटस रिवॉर्ड दिया जाता है, तो मजीद जो लोग होते हैं वो भी ये रिवॉर्ड गेट करने के लिए मोटिवेट होते हैं, या हम लोगों ने भी जो है वो कम्पीट करना है इनसे, हम लोगों ने अपनी परफॉर्मेंस इंक्रीज करनी है, ताकि जो है हमें भी ये परफॉर्मेंस रिवॉर्ड हमें भी मिल जाए, ठीक है। फिर क्या होता है कि डिसएडवांटेज क्या होता है, एनकरेजेस ब्यूरोक्रेटिकली ब्यूरोक्रेटिक। अब इसमें क्या होता है कि आपने जो है, अब जब भी एनकरेज इस हायरार्की को एनकरेज करती है, ठीक है, तो यहाँ पर ये होता है कि हमारी कॉस्ट जो है वो इंक्रीज होती है, ठीक है, कॉस्ट को इंक्रीज कर देता है, बट जो हमारा रिस्पॉन्सिवनेस है उस चीज को डिक्रीज कर रहा होता है। कॉस्ट तो इंक्रीज हो रही है, ठीक है, आप रिवॉर्ड दे रहे हैं किसी को, तो वो बट वो लेस रिस्पॉन्सिव हो जाता है, ठीक है, रिस्पॉन्सिवनेस को यहाँ पर वो कम कर रहा होता है। कॉस्ट अब यहाँ पे जो है मतलब कॉस्ट एफिशिएंसी और रिस्पॉन्सिवनेस, इन दोनों को ही जो है ना वो रिस्पॉन्सिवनेस को डिक्रीज करके जो है ना कॉस्ट को इंक्रीज कर रहा होता है, ठीक है। माइट बी पॉसिबल दोनों चीजें ही डिक्रीज हो रही हो, लेकिन ज्यादातर क्या होता है कि कॉस्ट इंक्रीज हो रही होती है और रिस्पॉन्सिवनेस डिक्रीज हो रही होती है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर रीएनफोर्स स्टेटस मेंटेलिटी, स्टेटस मेंटेलिटी को भी जो है ना ये चेंज कर रहा होता है, रीएनफोर्स कर रहा होता है कि हम लोग जो है जॉब स्टेटस बेस्ड रिवॉर्ड्स। अब यहाँ पर आपके स्टेटस को देखकर आपकी जॉब एवेल्यूशन की जाती है, उसके बाद जो है आपका स्टेटस इंक्रीज किया जाता है, ठीक है। एडवांटेजेस, जॉब एवेल्यूशन क्या होता है कि यहाँ पर आपकी मेंटेन करती है फेयरनेस हो, मतलब पे इक्विटी को, पे में इंक्रीज लगता है, मोटिवेशन लेवल इंक्रीज होता है आपके प्रमोशन के बाद। लेकिन क्या होता है यहीं पे ही जो है वो जो मजीद जो मतलब जो लो लेवल पर लोग होते हैं, तो उनको यहाँ पर वो डिस्करेज भी कर रही होती है कोई चीज कि ठीक है कि उनके अंदर कोलैबोरेशन नहीं होती, कंपटीशन को जो है ना वो एनकरेज तो करती है, बट उनकी वो उनकी कोलैबोरेशन नहीं कर रही होती, ठीक है, उनका मेंटल स्टेटस जो है ना वो मतलब आपका नहीं हो रहा होता वहां पर, उसकी बात को नहीं, मतलब यहाँ पर क्या होता है कि कभी कभार ये क्योंकि आपकी ये जो जॉब स्टेटस है, ये प्रमोशंस आपकी जो है स्टेटस की वजह से आ रही होती है, तो कुछ लोग जो है वहां पर वो चीज नहीं फॉलो कर रहे होते हैं, ठीक है, स्टेटस लेवल उस स्टेटस पे नहीं आ रहे होते, तो वो उनके लिए डीमोटिवेशन का बाइस बनता है, ठीक है। और जो स्टेटस लेवल मतलब जो बेस पर परफॉर्मेंस अपनी बेटर कर रहे होते हैं और कंपटीशन के अंदर पार्ट ले रहे होते हैं, तो वो मोटिवेट होंगे। और जो पार्ट नहीं ले रहे, जो स्लो लर्नर है, स्लो वर्कर है, ठीक है, वो यहाँ पर डीमोटिवेट हो रहे हैं, ठीक है, उनका जो स्टेटस मेंटेलिटी है वो मीट नहीं कर पा रही होगी उन कंपनी की ऑर्गेनाइजेशन नीड्स, ठीक है। अब है कॉम्पिटेंसी बेस्ड रिवॉर्ड्स। यहाँ पे क्या होता है कि आपकी पे इंक्रीज तो होती है, लेकिन वो कंपटीशन की बेस पर होती है, मीन्स के स्किल्स की बेस पर आपकी पे के अंदर इंक्रीज हो रहा होता है। जितना स्किलफुल पर्सन होगा उतना इफेक्टिवली परफॉर्म करेगा, और उसको उतनी ही जो है उसकी कॉम्पिटेंसी बेस पर रिवॉर्ड दिया जाए,
ठीक है, कंपटीशन के बेस पर उसके रिवॉर्ड दिया जाएगा कि जितना बेटर वो परफॉर्म करे। पे इंक्रीज विद एक्वायर्ड एंड डेमोन्स्ट्रेटेड कॉम्पिटेंसीज, ठीक है, स्किल बेस्ड पे इसके अंदर होते हैं। पे इंक्रीज विद स्किल्स मॉड्यूल लर्न, जितनी वो, जिस तरह के आप कह सकते हैं कि मैं आपको इसकी एग्जांपल देती हूँ कि किसी बंदे ने जॉब स्टार्ट किया है यूनिवर्सिटी में, ठीक है, एज अ लेक्चरर। अब क्या है वो इस टाइम वो उसने जस्ट सिंपल एमफिल किया, ठीक है, एमफिल किया है। अब उसके बाद अगर तो उसको क्या होगा, सॉरी, एक बंदे ने सिंपल मास्टर्स के बाद ना एंटर किया। अब ड्यूरिंग दी स्टडीज या ड्यूरिंग हिज जॉब पीरियड अगर वो एमफिल वहां से कर लेता है, ठीक है, एमफिल भी कर रहा है, तो उसकी पे के अंदर उसका ये कॉम्पिटेंसी रिवॉर्ड एमफिल अलाउंस जो होता है वो ऐड हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि उसकी स्किल्स एनहेंस होगी, उसकी डिग्री लेवल इंक्रीज हो गया, उसकी मजीद नॉलेज जो है वो बढ़ गई है उस फील्ड में, सेम फील्ड में, ठीक है। एमफिल में आप लोग रिसर्च भी करते हैं, अपना थीसिस भी लिखते हैं, ठीक है, तो उसकी स्किल्स के अंदर इंक्रीज हुआ तो उसकी पे में भी उसकी बेस पर उसको एज अ रिवॉर्ड उसका अलाउंस दे दिया गया, ठीक है। अब मजीद वो एमफिल के बाद पीएचडी कर ले, ठीक है, तो बाद में उसके पास जो है एमफिल अलाउंस के बाद पीएचडी अलाउंस भी उसकी पे में इंक्रीज कर दिया जाता है। मीन्स उसकी स्किल्स मजीद एनहेंस हुई है, मजीद जो है ना इंक्रीज हुआ उसकी स्किल्स के अंदर, उसकी नॉलेज में, उसकी डिग्री में, ठीक है। तो ये जो होता है ना वो कॉम्पिटेंसी रिवॉर्ड या कॉम्पिटेंसी बेस्ड रिवॉर्ड जो है कहलाता है, ठीक है। जब आपकी स्किल्स जो है वो इम्प्रूव हो रही हो, बढ़ रही है, ठीक है, आप मजीद स्किल्स लर्न कर रहे हो। ड्यूरिंग जॉब अगर किसी की कोई वर्कशॉप कराई जाती है, किसी को कोई एक स्पेशलाइजेशन कोर्स वो कंडक्ट करवाते हैं या वो उसमें पार्ट लेते हैं, तो उसकी बेस पर भी जो है उनको सर्टिफिकेट प्लस जो है ना कुछ अलाउंसेस दे दिए जाते हैं कि इन्होंने ये वाला टेक्नीशियन कोर्स कर लिया है तो इसके बाद हमें इनके में ये एडिशन कर रहे हैं, ठीक है, तो वो रिवॉर्ड्स होते हैं कॉम्पिटेंसी बेस्ड रिवॉर्ड। अच्छा, एडवांटेजेस इसके क्या होते हैं, मोर फ्लेक्सिबल वर्कफोर्स, बेटर क्वालिटी, कंसिस्टेंट विद एम्प्लॉयबिलिटी, ठीक है, क्वालिटी बेटर होती है। ऑब्वियसली जब बंदे की नॉलेज इंक्रीज होती रहेगी, उसकी स्किल्स इंक्रीज होते रहेंगे तो उसकी जो वर्किंग क्वालिटी है वो इंक्रीज हो, ठीक है, वर्कफोर्स फ्लेक्सिबल होती है, कंसिस्टेंट रहते हैं वो लोग। फिर डिसएडवांटेज क्या है, पोटेंशियली सब्जेक्टिव, हायर ट्रेनिंग कॉस्ट। अब बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो वो खुद से जो वर्कशॉप्स करवाते हैं या खुद से कोई कोर्स जो है वो करवा रहे होते हैं अपने एम्प्लॉयज को स्पेशलाइजेशन, तो यहाँ पर उसकी उस ट्रेनिंग की कॉस्ट जो है ना वो इंक्लूड हो जाती है। बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन जो है पीएचडी, जब मैं बात कर रही हूँ कि यूनिवर्सिटी लेवल पे है, लेक्चर एज ए लेक्चरर आए हैं, तो पीएचडी जो एक्सपेंसेस हैं वो यूनिवर्सिटी बेयर करती है, ठीक है, वो यूनिवर्सिटी की बेस पर जो है ना वो पीएचडी करने के लिए गए, ठीक है। यहाँ पे मेन डिसएडवांटेज कॉस्ट आ जाती है कि उसकी ट्रेनिंग की या उनकी स्किल्स एनहेंसमेंट की जो कॉस्ट है वो इसके अंदर इंक्लूड हो जाती है, ठीक है। अच्छा, ये एक एग्जांपल है कॉस्ट कैसे होता है। एंगेजमेंट हैज ऑलवेज बीन अ कल्चरल वैल्यू फॉर Solmat sales force, which was built on the value of fun, focus, fulfillment. Flexible pay and reward system are the major factor in employee commitment. अच्छा, अब क्या होता है कि किसी भी एम्प्लॉय को मोटिवेट करना हो या ज्यादा उनको कमिटेड रखना हो अपने ऑर्गेनाइजेशन से या अपने वर्क से, ठीक है, तो उनको फ्लेक्सिबल पे रिवॉर्ड्स जो है ना वो प्रोवाइड किए जाए, ऐसा सिस्टम बना दिया जाए जिसमें फ्लेक्सिबल पे रिवॉर्ड्स क्या होते हैं कि ज्यादा आप परफॉर्म करेंगे तो आपको ज्यादा रिवॉर्ड दिया जाएगा, ठीक है। अगर आप लोगों ने की परफॉर्मेंस एवरेज लेवल पे है तो भी ये नहीं होगा कि आपको कुछ नहीं दिया जाएगा, उस पर भी आपको जो है जरूर पे किया जाता है, ठीक है। अगर लोअर लेवल पे किया है तो उस पर भी आपको क्या होगा, रिवॉर्ड जरूर दिया जाएगा बट कम दिया जाएगा। तो इससे क्या होगा कि एम्प्लॉय जो है कमिटेड रहेगा, ऑर्गेनाइजेशन को लीव नहीं करेगा, एंगेज रहेगा वहां पर,
ठीक है, तो यहाँ पे ये कॉल सेंटर की एग्जांपल दे रहे हैं कि वहां पे कम करें, एवरेज लेवल पे करें या ज्यादा, तो उनको उनकी परफॉर्मेंस की बेस पर ही जो है वो फ्लेक्सिबल पे दी जा रही है। अच्छा, अब नेक्स्ट हमारी चीज आ जाती है परफॉर्मेंस बेस्ड रिवॉर्ड्स के अंदर। ऑर्गेनाइजेशन रिवॉर्ड्स, टीम रिवॉर्ड्स, इंडिविजुअल रिवॉर्ड्स। ठीक है, इंडिविजुअली बेस करके इंडिविजुअली जो है बंदा वर्क कर रहा है उसको बोनसेस, कमीशन, उसका पीस रेट के मतलब जितने और वो वर्क कर रहा है, कि जितनी प्रोडक्शन कर रहा है तो उसके लेवल पे दे दे उसको डिफरेंट कमीशन जो है, जितनी वो सेल कर रहा है तो उस पर जितना परसेंट कमीशन रखा है वो उसके उसमें ऐड कर दिया जाता है। फिर डिफरेंट बोनसेस हैं, ठीक है, जो ईयरली बेसिस के ऊपर एम्प्लॉयज को दिए जाते हैं। फिर टीम रिवॉर्ड्स, बोनसेस और गेन शेयर। टीम रिवॉर्ड्स के अंदर दो चीज आ जाती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बोनसेस जो इंडिविजुअल बेसिस पे भी दिया जा रहा होता है, तो टीम परफॉर्मेंस पे भी सेम बोनसेस प्रोवाइड किए जा रहे हैं। बट गेन शेयरिंग एक ऐसी चीज है कि जब भी ऑर्गेनाइजेशन में जो है ज्यादा या कहीं पे भी ज्यादा मतलब उनकी सेल हो गई है, एंड में जो है जो रेवेन्यू और उनके एक्सपेंसेस निकालने के बाद जो अमाउंट बचती है, तो वो जो है वो आपस में एम्प्लॉयज के दरमियान या टीम के दौरान बांट देते हैं। अब इसकी मैं आपको ऐसे एग्जांपल देती हूँ कि एक होटल है, ठीक है, वहां पर उनकी डेली बेसिस के ऊपर जो है वो गेन शेयरिंग मतलब डेली बेसिस के ऊपर जो है वो एम्प्लॉयज के अंदर तकसीम कर रहे होते हैं। कैसे कि उन्होंने सोचा हुआ है एक स्टैंडर्ड लेवल रख लिया, बहुत बड़े लेवल की बात कर रही हूँ, बड़े होटल कि उन्होंने एक स्टैंडर्ड लेवल रख लिया कि अगर हमारी सेल आया आज का हमारा जो बिजनेस है वो इतने लेवल तक हुआ और उसके बाद जितनी भी अर्निंग हुई तो वो हमारा गेन होगा। ठीक है, तो उसके अंदर जो है वो आपस में डिवाइड कर लेते हैं, परसेंटेज फिक्स कर लेते हैं। ठीक है, तो वो अपने टीम मेंबर्स को उसकी गेन उनको उनके शेयर्स दे देते हैं। तो ये टीम रिवॉर्ड्स दिए जा रहे होते हैं। ठीक है, जब भी कोई होटल मैनेजमेंट होती है वो टीम वर्क कर रही होती है। ठीक है, वहां पर अगर एक भी एम्प्लॉय अपनी जो एक है काम अगर उससे थोड़ा सा हटता है या अपना थोड़ा सा लेवल डाउन करता है तो ऑब्वियसली वो पूरे जो इदारा है उसको फेस करनी पड़ती है वो। ठीक है, अब इसी तरीके से जब ऑर्गेनाइजेशन पे कोई प्रोजेक्ट चल रहा है और उस प्रोजेक्ट की कॉस्ट जितनी थी, इंक्रीज आता है, ठीक है, जो उस लॉस के अलावा उनको प्रॉफिट हो रहा होता है, गेन हो रहा होता है, तो आपस में वो जो प्रोजेक्ट टीम होती है तो उनको पहले से ही कह दिया जाता है कि गेन होगा, मतलब आपकी परफॉर्मेंस बहुत हाई होगी तो ऑब्वियसली गेन है। ठीक है, तो वो आपके दरमियान इतनी इतनी परसेंटेज में शेयर कर दिया जाए। ठीक है, तो वो ये जो होता है ना ये टीम रिवॉर्ड्स के अलावा, ठीक है, जब किसी प्रोजेक्ट की बेस पर उनको रिवॉर्ड्स दिए जा रहा होता है कि गेन शेयरिंग जितना प्रॉफिट के अंदर आपको इतना हिस्सा है। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन बेस के ऊपर भी डिफरेंट रिवॉर्ड्स जो है वो अनाउंस कर दिए जाते हैं। कैसे कि एक प्रॉफिट शेयरिंग होगा, ठीक है, ये प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को ईयरली बेसिस पे जितना प्रॉफिट होगा तो एंड ऑफ द ईयर जो प्रॉफिट हमारा बन रहा होगा तो उसमें से हर एम्प्लॉय को इतना इंक्रीज मिल जाएगा, उसको प्रॉफिट का शेयर मिल जाएगा। फिर शेयर ओनरशिप, स्टॉक ऑप्शंस और बैलेंस स्कोर कार्ड। अच्छा, अब यहाँ पर क्या होता है कि बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो स्टॉक बाय करने की भी अपने एम्प्लॉयज को इजाजत दे देती है। आपको हम लोग ये ऑफर दे रहे हैं कि आप हमारी ऑर्गेनाइजेशन के 100 शेयर्स बाय कर सकती हैं विद इन द 6 ईयर। ठीक है, बाय भी कर सकती हैं, उनको मजीद सेल भी कर सकती हैं। ठीक है, अच्छा, अब फॉर एग्जाम्पल अगर एक किसी कंपनी का शेयर जो है वो $50 का है, ठीक है, करंट रेट उसका ये है, लेकिन कंपनी उसको ये ऑफर दे रही है कि विद इन 6 ईयर्स जो है आप 100 शेयर बाय कर सकते हो सकता है वो 10 आप खरीद ले, 20 बाद में खरीद ले, 30 बाद, मतलब वो डिपेंड कर रहा होता है मार्केट वैल्यू पर। हो सकता है 6 साल के अंदर अंदर उस शेयर की प्राइस $5 पे उसने बाय किया था और $6 और 7 पे जो है वो सेल कर रहा है, वो डॉलर पे उसको जो है वो सेल कर रहा है, तो क्या होगा, उसको गेन होगा उस पे, मतलब उसको उसको उस पे भी प्रॉफिट हो रहा है, जो वो उस पे प्रॉफिट हो रहा है या वो डिविडेंड हासिल कर रहा है उस पे, तो वो उसका जो है वो गेन होगा, मतलब उसका वो रिवॉर्ड होगा। और अगर
अनफॉर्चुनेटली उस शेयर की प्राइस जो है वो डिक्रीज हो रही है, ठीक है, इंक्रीज नहीं हो रही है। तो ये उसका फिर जो है वो किस्मत पे भी डिपेंड करता है, और ये भी हो सकता है कि सेम प्राइस है, ठीक है। ये सारा कुछ कंपनी के परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है कि कितनी ज्यादा जो है वो शेयर कर रहा है, और शेयर जो है वो बाय कर रहा है, और ठीक है। तो शेयर ओनरशिप या स्टॉक ऑप्शंस ये कहलाते हैं, ठीक है। मतलब इनडायरेक्टली जो है वो ऑर्गेनाइजेशन का ओनर बन रहा है, ठीक है। अगर वो शेयर या स्टॉक बाय कर रहा है तो वो इनडायरेक्टली उस कंपनी का ओनर बन जाता है, ठीक है। अच्छा, फिर हमारी नेक्स्ट बात है बैलेंस स्कोर कार्ड। बैलेंस स्कोर कार्ड वो रिवॉर्ड सिस्टम है जहां पर आपको जो है आपके रिजल्ट्स इंप्रूव करने में, आपके परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने के लिए डिफरेंट रिवॉर्ड्स दिए जाते हैं, ठीक है। कि पिछले टाइम में या लास्ट मंथ या लास्ट ईयर आपकी ये परफॉर्मेंस रही थी, और इस दफा अगर इंक्रीज होता है, मुसलसल आपका जो स्केल है वो अप हो रहा होता है, परफॉर्मेंस स्केल, ठीक है, स्कोर कार्ड पे। तो या आप बिल्कुल उसको कंसिस्टेंट रखते हैं, आप कर रहे होते हैं मजीद, तो उसकी बेस पर जो है ना आपको रिवॉर्ड दिया जा रहा होता है, ऑर्गेनाइजेशन बेस पर, ठीक है। तो ये स्कोर कार्ड जो है आपकी परफॉर्मेंस ईयर वाइज, मंथ वाइज चेक की जा रही होती है वहां पर, तो उसकी बेस पे जो आपको रिवॉर्ड मिलता है वो बैलेंस स्कोर कार्ड रिवॉर्ड कहलाता है। इवेल्युएटिंग ऑर्गेनाइजेशनल रिवॉर्ड्स, कैसे इवेल्युएट पॉजिटिव इफेक्ट्स इसके होते हैं। क्रिएट्स एन ओनरशिप कल्चर, एडजस्ट पे विद फर्म्स प्रॉस्पेरिटी। इवेल्युएट करना होता है रिवॉर्ड लेवल्स को, ठीक है। कैसे जो है ना किसको क्या रिवॉर्ड दिया जाए, अगर उसको रिवॉर्ड दिया गया है तो वो क्या वो मोटिवेट हुआ है, क्या वो कंपनी के साथ कमिटेड हुआ है, क्या वो कंपनी के साथ लॉयल है, ठीक है। अच्छा, तो ये जो है एक लॉयलिटी, एक कमिटमेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ बिल्ड करती है, ठीक है, जनरेट कर देती है। ये पॉजिटिव इफेक्ट आता है इवैल्यूएशन में, ठीक है। जब भी रिवॉर्ड, ऑब्वियसली आप किसी भी बंदे को रिवॉर्ड करें तो वो लाजमी आपके साथ कमिटेड रहेगा, ठीक है, और जो है वो लॉयल रहेगा आपके साथ। तो यही होता है कि आप ऐसे अपनी फर्म की प्रोस्पेरिटी के लिए अपने पे के जरिए, अपने पे रिवॉर्ड्स के जरिए अपने एम्प्लॉयज को टाइम टू टाइम मोटिवेट करने के लिए आप रिवॉर्ड्स उनको प्रोवाइड करें, ठीक है, ताकि जो है पॉजिटिव इफेक्ट्स, पॉजिटिव माइंड, पॉजिटिव मेंटल लेवल उनके अंदर हो, ठीक है। फिर कंसर्न्स विद परफॉर्मेंस पे। अच्छा, अब इसमें क्या होता है कि परफॉर्मेंस की बेस पर जब रिवॉर्ड्स दिए जा रहे हो, अब मैंने इसमें बताया था कि बहुत सारे लोग मोटिवेट भी हो रहे होते हैं जो कि हाई परफॉर्मेंस होते हैं, हाई स्किलफुल पर्सन होते हैं, बट बहुत सारे जो हैं वो स्लो वर्कर्स भी होते हैं, तो वो उनके लिए डिस्करेजमेंट का बायस बन जाते हैं वो चीज, ठीक है। अब जब भी परफॉर्मेंस पे का कंसर्न होता है तो वहां पर क्या होता है, वीक कनेक्शन बिटवीन इंडिविजुअल एफर्ट एंड रिवॉर्ड। अब परफॉर्मेंस, अब ये वीक कनेक्शन जो है ना, मतलब कि उनके अंदर स्किल्स और एबिलिटीज तो होती है जिसकी बेस पे, अब लेकिन क्या होता है कि वो आ, उसके दरमियान उनकी एफर्ट और वो रिवॉर्ड गेट करने के लिए जो है ना उस लेवल पे जाकर परफॉर्म नहीं कर रहे होते हैं बहुत सारे लोग, कि मतलब कि अगर बहुत, अच्छा मैं इस बात इस तरह से समझाती हूँ कि कोई एक ओल्ड वर्कर है, काफी सालों से वर्क कर रहा है, कंसिस्टेंटली वर्क कर रहा है, मतलब कि बहुत ज्यादा हाई परफॉर्मेंस नहीं दे रहा है, बट क्या है उसको सिर्फ सीनियोरिटी बेस्ड रिवॉर्ड मिला है, लेकिन उसकी परफॉर्मेंस का रिवॉर्ड नहीं मिला, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ना उसका वीक कनेक्शन हो जाता है कि वो जो एफर्ट्स लगा रहा था और जो उसको रिवॉर्ड मिला है, क्या वो जो है वो उसके साथ इंसाफ है, ठीक है, फेयर है या नहीं है। फिर अगर एक बहुत ही न्यू क्रिएटिव इनोवेटिव माइंड, ठीक है, कहना चाहिए कि एनकरेज पर्सन उन्होंने हायर किया है, न्यूली हायर्ड, ठीक है,
और वो हाई परफॉर्म कर रहा है अपनी लेटेस्ट स्किल्स की बेस पर, अपनी लेटेस्ट नॉलेज की बेस पर, तो उसको जो है ना उस पुराने वर्कर की निस्बत ज्यादा रिवॉर्ड किया जा रहा है। ठीक है, तो अब ये जो है ना, इसलिए जो है ना ये वीक कनेक्शन होता है कि जितनी आप एफर्ट लगा रहे हो या जो आपको रिवॉर्ड मिल रहा है, उनका आपस में कनेक्शन जो है ना वो थोड़ा वीक। फिर रिवॉर्ड अमाउंट अफेक्टेड बाय एक्सटर्नल फोर्सेस। अब क्या होता है कि जब भी हम रिवॉर्ड सिस्टम अनाउंस करते हैं, तो मोस्टली जो है ना वो फाइनेंशियल या पे बेस्ड रिवॉर्ड होता है। अब यहाँ पे क्या होता है कि आपकी कॉस्ट इंक्रीज हो रही होती है। जब कॉस्ट इंक्रीज होती है तो ऑब्वियसली वो एक्सटर्नल फोर्सेस को जो है वो एक्सटर्नल फोर्सेस को इफेक्ट कर रहा है। ठीक है कि आपके आपकी जो कॉस्ट है वो लेबर पे भी लग रही है, आपकी कॉस्ट सप्लायर्स पे भी लग रही है, आपकी कॉस्ट जो है वो स्टॉक होल्डर्स पे भी लग रही है, क्योंकि ईयरली बेसिस पे आपको जो स्टॉक होल्डर्स होते हैं उनको उनके स्टॉक पे डिविडेंड प्रोवाइड करना होता है। ठीक है, तो उसमें भी तो जब आपकी ये रिवॉर्ड कॉस्ट होगी तो ये एक्सटर्नल फोर्सेस को जो है वो मजीद जो है इफेक्ट कर रहा होगा कि आपकी जो एक्सटर्नल एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है उसको इफेक्ट कर रहा होगा कि आपकी कॉस्ट जो है वो यहाँ पे बहुत ज्यादा लग रही है। ठीक है, रिवॉर्ड में फिर इंप्रूविंग रिवॉर्ड, जब भी मोटिवेशन इंक्रीज करनी होती है एम्प्लॉयज के अंदर, ठीक है, तो यहाँ पर इफेक्टिवनेस इम्प्रूव करनी होती है, परफॉर्मेंस इफेक्टिवनेस इफेक्टिव परफॉर्मेंस जो एम्प्लॉयज करें, तो यहाँ पर जो है वो रिवॉर्ड सिस्टम को इंक्रीज करना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन ऐसी स्ट्रेटजीज बिल्ड करती हैं जिससे जो है उनकी परफॉर्मेंस टाइम टू टाइम इंक्रीज। ठीक है, उसके लिए वो टाइम टू टाइम परफॉर्मेंस बेस्ड रिवॉर्ड्स जो है वो अनाउंस करती रहती है, ताकि जो है वो कस्टमर सर्विसेज जो है वो इंक्रीज हो सके, प्रोडक्शन लेवल इंक्रीज हो सके। ठीक है, फिर इंश्योर रिवॉर्ड्स आर रेलेवेंट। अब जो रिवॉर्ड्स को अनाउंस कर रही है वो उनके वर्क से रिलेटेड भी, मतलब रेलेवेंट हो, ये ना हो कि वो कुछ सर्टिफिकेट्स दे दे, कुछ फील्ड दे के। हर कोई जो है ना, जितने भी लोग होते हैं वो कैश रिवॉर्ड से ज्यादा मोटिवेट होते हैं। ठीक है, फिर टीम रिवॉर्ड्स फॉर interdependent jobs ensure rewards are valued, watch out for unintended consequences। ठीक है, ये सारी चीजें जो है ना इस रिवॉर्ड सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए हेल्प कर रही होती है कि हमने जो है अपना रिवॉर्ड सिस्टम किस तरीके से इंक्रीज करना है। ठीक है, कि टीम्स को कैसे मजबूत करना है हमने, जो है रिवॉर्ड को कैसे वैल्यू करवानी है, कैसे लोगों को कमिटेड रखना है, कैसे लोगों को मोटिवेट करना है यहाँ पर। ठीक है, ये सारी चीजें जो है हम देख रहे होते हैं। कभी कभार क्या होता है कि विद इन द टीम लोगों को मोटिवेट करने के लिए इंडिविजुअल बेसिस पे भी रिवॉर्ड्स दिए जा रहे हैं, ताकि जो है लोग जो दूसरे एम्प्लॉयज है वो भी कहें कि अच्छा, अगर इनको इनकी इंडिविजुअल विद इन द टीम इनको इंडिविजुअल परफॉर्मेंस पे रिवॉर्ड किया गया है, तो हम दूसरे एम्प्लॉयज जो हैं वो भी ज्यादा मोटिवेट होकर जो है ना अपनी इफेक्टिव परफॉर्मेंस वहाँ पे दे रहे हो। ठीक है, सिर्फ रिवॉर्ड इफेक्टिवनेस का या इम्प्रूवमेंट का मकसद ही ये होता है कि एम्प्लॉय को मोटिवेट किया जाए ताकि वो हाई परफॉर्मेंस जो है वो दे सके। ठीक है, हमेशा परफॉर्मेंस इंक्रीज करने के लिए जो है ना वो रिवॉर्ड सिस्टम किए जाते हैं कि अगर इंक्रीज परफॉर्मेंस है तो उसकी बेस पर भी जो है ना रिवॉर्ड दिए जाते हैं, ताकि न्यू एम्प्लॉयज या फिर ऑर्गेनाइजेशन की इमेज है वो पॉजिटिव क्रिएट। आज की क्लास